अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं और जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और फिर मज़ीद अगले लेक्चर्स में हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की डिटेल्स को भी देखेंगे। देखिए, जब मैं बात करता हूँ किसी ट्रेडिंग कंपनी की, तो जो ट्रेडिंग कंपनी होती है उसका पर्पज़ ये होता है कि वो बाइंग यानी कि परचेजेस एंड सेलिंग करती है, यानी कि सेल करती है गुड्स को। वो ख़ुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से एक शॉप है जहाँ पर टी शर्ट्स मिलते हैं और वो शॉप वाला टी शर्ट्स जो है वो ख़ुद बनाता नहीं है, बने बनाए टी शर्ट्स ख़रीदता है और उनको आगे बेच देता है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ट्रेडिंग कंपनी की बात करूं तो वो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जिसमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आता है। लेट्स से कि एक टी शर्ट वाला है और उस टी शर्ट वाले ने जो है वो 5 शर्ट्स बेचे और एक शर्ट जो है ना वो 200 का बेचता है, विच मीन्स कि हम कहेंगे कि इसका 1000 रुपये का सेल्स रेवेन्यू है। इसमें से हम करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें मालूम है कि एक चीज़ आती है ओपनिंग स्टॉक यानी कि साल के शुरू में इसके पास कितने शर्ट्स पड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल 3 शर्ट्स पड़े हुए थे और एक शर्ट ये जो है वो 150 का ख़रीदता है, तो जो 3 शर्ट्स हैं इनकी वैल्यू बन गई 450। फिर ये बने बनाए शर्ट्स परचेज़ करता है तो हम लिखेंगे परचेजेस। लेट्स से इसने 9 शर्ट्स और परचेज़ किए 150 वाले, तो 9 इंटू 150 इज़ 1350, ठीक है। 3 शर्ट्स इसके पास पड़े हुए थे, 9 शर्ट्स इसने और ख़रीदे, अब हो गए टोटल 12 शर्ट्स। अच्छा देखो, 12 में से इसने बेचे कितने हैं? इसने 5 बेच दिए हैं, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा 7 शर्ट्स ऑफ 150, ठीक है। 12 में से इसने 5 बेच दिए तो 7 बच गए, एंड 7 इंटू 150 इज़ 1050। और जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 450 प्लस 1350 माइनस 1050 यानी कि 750। अच्छा, ये 750 एक तो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक 3 शर्ट्स था जिनकी वैल्यू 450 थी, 9 शर्ट्स और ख़रीदे 12 हो गए, 12 में से 5 बेच दिए तो 7 बच गए, उसकी वैल्यू माइनस कर दो 750 आ जाता है। दूसरा सिंपल तरीका ये भी है कि भाई इसने 5 शर्ट्स बेचे और एक शर्ट जो है ये 150 का ख़रीदता है, तो 5 शर्ट्स इसने जो है वो 150 के ख़रीदे होंगे और वही 5 शर्ट्स इसने 200 के हिसाब से 1000 के बेच दिए। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ इसका ग्रॉस प्रॉफिट, इसका माइनस कर देता हूँ मैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा 1000 माइनस 750 विच इज़ 250। फिर माइनस हो जाएंगे इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके बाद माइनस हो जाएंगे इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कोई वर्कर है तो उसकी सैलरी आती है, कोई डेप्रिसिएशन की अमाउंट है तो वो आती है। लेट से वो सारे एक्सपेंसेस हैं 50 के, तो 200 इसका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। ये सब करेगी एक ट्रेडिंग कंपनी। और ट्रेडिंग कंपनी कौन है? ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी है जो बनी बनाई चीज़ें ख़रीदती है और बनी बनाई चीज़ें बेच देती है। हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से एक शॉप है जो टी शर्ट्स, बने बनाए टी शर्ट्स ख़रीदती है और वो बने बनाए टी शर्ट्स बेच देती है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की। अच्छा, जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं वो खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज होती हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगी चीज़ें, यानी कि प्रोडक्शन करेंगी, यानी कि चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। प्रोडक्शन पहला स्टेप होगा, और प्रोडक्शन कर कर उसको सेल करेंगी, ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड देन सेल। इस सिनेरियो में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो एक एडिशनल चीज़ बनाती हैं, एक एडिशनल अकाउंट बनाती है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब सर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसा होता है? लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी वही टी शर्ट्स जो है वो बना कर बेचती है। इस बार हम क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूस करके बेचती है, प्रोडक्शन करती है टी शर्ट्स की और फिर वो आगे बेचती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक मैं बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मेट बनाऊं तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो हम लिखेंगे रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें ये बताएगा कि कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है वो 4 शर्ट्स बना रही है, और 4 शर्ट्स बनाने के लिए जो कपड़ा, जो धागा, जो बटन्स, इस तरह की चीज़ें लगी, वो लगी लेट्स से 400 रुपये की। इसमें फिर हम ऐड करेंगे अगर कोई लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, जाहिर सी बात है मज़दूर होंगे, जो मज़दूर इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम कर रहे होंगे, लेट से उन्होंने 200 रुपये की तनख्वाह ली, ठीक है। अच्छा, एक और डायरेक्ट एक्सपेंस भी चीज़ होती है जो मैं सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बहरहाल अगर हम डायरेक्ट मटेरियल यानी कि मटेरियल का ख़र्चा, डायरेक्ट लेबर यानी कि मज़दूरों को दिए गए पैसे, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी, अभी नहीं है हमारी एग्जाम्पल में, लेकिन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो भी, तीनों को जब हम ऐड करते हैं, या चलो एक डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ, 20 रुपये का एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, इसको मैंने सेपरेट एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया हुआ है सेपरेट वीडियो में। लेट्स से रॉयल्टी, व्हाट इज़ दिस? कभी कभार आप किसी का ब्रांड, किसी का लोगो यूज़ करते हो तो उसके अगेंस्ट वो आपसे चार्जेस लेता है। जब आप अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हो तो आ जाती है आपकी प्राइम कॉस्ट। और लेट्स से कि यहाँ पर हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो है 400 प्लस 200 प्लस 20 विच इज़ 620। ये कहलाती है हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। हमने 4 शर्ट्स बनाने के लिए मटेरियल का 400 का खर्चा लगाया, लेबर का 200 रुपये का खर्चा हुआ, रॉयल्टी का 20 रुपये का खर्चा हुआ और प्राइम कॉस्ट 620 आ गई। इसमें फिर ऐड हो जाते हैं सारे के सारे ओवरहेड्स, एक फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ठीक है ना, ओवरहेड्स ऑफ फैक्ट्री। ये ज़रूरी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? फैक्ट्री पर होगी। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रेलेवेंट कर रहे हैं। लेट्स से 100 रुपये, लेट्स से 80 रुपये के ओवरहेड्स हैं। व्हाट आर ओवरहेड्स? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री पे अगर कोई मशीन है तो उसका फ्यूल, फैक्ट्री पे कोई अगर इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, चौकीदार है, उसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें। तो इसको भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 620 प्लस 80 ये बन जाता है हमारा 700, ठीक है। अच्छा, यानी कि 700 रुपये में आपने 4 शर्ट्स बना ली, 700 रुपये में आपने 4 शर्ट्स बना ली। ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए उनकी कॉस्ट। और 700 रुपये में एक तरह से आपने अगर 4 शर्ट्स प्रोड्यूस किए तो एक शर्ट जो है वो आपको 175 का बना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है वो सबसे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई जो उन्होंने चीज़ें बनाई उसकी उनको क्या कॉस्ट पड़ी। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन जाता है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद यही कंपनीज हम अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ही बात कर रहे हैं, यही कंपनीज ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करेंगी, उसकी कैलकुलेशंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होंगी, और फिर ये कंपनी उन शर्ट्स को बेचेगी भी तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा। लेट्स से ये वाली जो कंपनी है इसने जो है ना वो 3 शर्ट्स बेचे, एक शर्ट ये कंपनी जो है वो 190 का बेचती है,
तो 3 इंटू 190 इज़ 570, ठीक है। फिर लेस करेंगे इधर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। एज्यूम कर लो कि इस कंपनी के पास पिछले साल की बची हुई 3 चीज़ें थीं और एक चीज़ जो है ना वो इसको जो है वो मैन्युफैक्चर जब ये करती है तो इसको पड़ती है 175 रुपये की। तो 3 चीज़ें जो हैं वो हो गई इसके पास 525 की। इसमें हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये वाला अमाउंट इधर आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो ये है कि हमने 4 शर्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, टोटल उनकी वैल्यू 700 है। पर शर्ट वैल्यू 700 को 4 से डिवाइड करो तो 175 बनती है। और अगर 3 शर्ट्स ओपनिंग स्टॉक में थे, 4 और बनाए, 7 हो गए, 7 में से 3 बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा 4 ही होगा, 175 विच इज़ 700, ठीक है। और ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट होगा। 570 में से हम 525 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, और फिर हम इधर से माइनस करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेट से वो 20 के हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट 25 आएगा। अच्छा, ये याद रहे कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे उसमें जो खर्चे आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसमें रेंट आएगा तो इसमें फैक्ट्री का रेंट नहीं आएगा, इसमें ऑफिस का रेंट आएगा या शोरूम का रेंट आएगा या उस जगह का रेंट आएगा जहाँ से चीज़ें बेची गई हैं, बिकॉज ये ट्रेडिंग अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरहेड्स में कोई रेंट आएगा तो वो फैक्ट्री का रेंट आएगा, बिकॉज ये उस जगह का हिसाब किताब हो रहा है जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक अमाउंट आएगा तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी का वो अमाउंट आएगा जो शोरूम पर इनकर हुआ है, जो शॉप पर इनकर हुआ है, जो उस जगह पर इनकर हुआ है जहाँ से मैं ट्रेडिंग करूँगा, जहाँ से मैं चीज़ें बेचूँगा। लेकिन अगर यहाँ पर ओवरहेड्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट आएगा तो वो कौन सा होगा, वो वाला होगा जो फैक्ट्री में इनकर हुआ है, ठीक है। तो हमने एक बेसिक सा डिफरेंस देखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी होती है तो ट्रेडिंग कंपनी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है और वो परचेजेस का नाम मेंशन करती है, बिकॉज वो बनी बनाई चीज़ें खरीद रही हैं। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, दोनों बनाएंगी। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उस जगह का हिसाब किताब है जहाँ पर उसकी फैक्ट्री है, जहाँ पर उसने चीज़ें मैन्युफैक्चर करी हैं, और ये ट्रेडिंग अकाउंट उस जगह का हिसाब किताब है जहाँ से वो चीज़ें बेच रही है, ठीक है। इसको अच्छे से देखकर अपने रजिस्टर्स में कॉपी करें। अगले लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रेलेवेंट ज़्यादा और बातें करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स की टर्म्स है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।